Mind the mistake, mend the mistake. A student used a protractor to measure the angles as shown below. एक स्टूडेंट ने प्रोट्रैक्टर यूज किया है एंगल्स मेजर करने के लिए. इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूसेज. अब स्टूडेंट ने प्रोट्रैक्टर को सही तरीके से ना रख के कहीं कहीं पर उसको गलत रख दिया है, तो एंगल सही मेजर नहीं होगा. तो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या मिस्टेक है, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसे हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो ये है इमेज जहां पर स्टूडेंट ने एंगल यू मेजर किया है. तो देखो यहाँ पर एंगल ऐसे मार्क करके कुछ नहीं दिया गया है, तो हम यही मानेंगे कि जो बीच में एंगल है उसे मेजर करना है. और उसने मेजर किया है u इक्वल्स 35, जबकि उसने लाइन यहाँ पर प्रोट्रैक्टर से बहुत दूर उसकी एक साइड आ रही है. वर्टेक्स पर वर्टेक्स है विच इज राइट, लेकिन इसमें मिस्टेक क्या है कि उसने प्रोट्रैक्टर की जो 0 डिग्री लाइन है उसको इस साइड पर फिक्स नहीं किया है. तो उसका जो एंगल मेजरमेंट है जो आ रहा है 35 डिग्री, दिस इज रॉन्ग. करेक्ट मेजरमेंट क्या होगा? हम प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखेंगे कि ये वर्टेक्स पर वर्टेक्स मैच हो गया, और ये 0 डिग्री लाइन प्रोट्रैक्टर की इस लाइन पर आ गई है. और अब हम इस एंगल को मेजर करेंगे, तो हम इस लाइन को फॉलो करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 59 डिग्री या 60 डिग्री होगा. तो करेक्ट आंसर 35 डिग्री ना होकर के 60 डिग्री होगा. तो यहाँ पर ये मिस्टेक है. नेक्स्ट एंगल आप देखो, तो नेक्स्ट में उसने क्या किया है, उसने वर्टेक्स मैच कराया है विच इज राइट. ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर वर्टेक्स मैच हो रहा है, लेकिन अगेन यही मिस्टेक हुआ है कि 0 डिग्री लाइन तो ये जा रहा है प्रोटेक्टर का, लेकिन जो एंगल की साइड है वो इसके ऊपर है, इससे अलग जा रही है. तो दिस इज ऑल्सो नॉट राइट. तो हमें प्रोट्रैक्टर को सबसे पहले सही तरीके से रखना है. सही तरीका क्या होगा? ये होगा जहां पर प्रोट्रैक्टर का वर्टेक्स इधर इस वर्टेक्स पर आएगा और प्रोट्रैक्टर की लाइन 0 डिग्री लाइन पर आएगी. सो दिस इज द राइट वे. और अब जब आप एंगल को मेजर करेंगे तो इन दो साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ये होगा. अब आप इसका मेजरमेंट करके लिख सकते हैं. दिस इज द राइट वे. नेक्स्ट है, उसने मेजर किया है W इक्वल 70 डिग्री. तो हम मानेंगे कि ये वाला एंगल उसको मेजर करना है. अब देखो उसने वर्टेक्स यहाँ रखा है, जबकि वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए? वर्टेक्स होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एंगल का वर्टेक्स है. वर्टेक्स वर्टेक्स पर होना चाहिए, और जो 0 डिग्री साइड है, जो लाइन है, वो किसी एक साइड पर हमें रखनी चाहिए, तभी हम सही एंगल मेजर करेंगे. तो हम प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखेंगे. अब यहाँ पर आप हाफ प्रोटेक्टर देख रहे हो, क्योंकि वो वीडियो की लिमिटेशन है स्क्रीन साइज की, तो इसमें इसीलिए इस तरह से मैंने प्रोटेक्टर को हाफ दिखाया है. तो जब आप प्रोटेक्टर की एक साइड 0 डिग्री वाली एक साइड पर रखोगे, और जो लाइन फॉलो कर रही है वर्टेक्स को वर्टेक्स पर मैच कराओगे, और फिर अब इस लाइन को फॉलो करते हुए आप एंगल को मेजर करोगे. रीडिंग कौन सी करोगे? जहां पर 0 डिग्री स्केल स्टार्ट होता है. तो इसमें आउटर स्केल है 0 डिग्री, ये 10, 20, 30 आप देख सकते हो इस तरह से जा रहा है. तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 62 डिग्री, नॉट 70 डिग्री. तो ये आप जब अपने बुक में मेजर करोगे तो हो सकता है 1-2 डिग्री ऊपर नीचे आए, विच इज फाइन, क्योंकि ये इमेज की लिमिटेशन है. नेक्स्ट आप देख रहे हो, उसने मेजर किया है एंगल एक्स इज 150 डिग्री. अब इस इमेज में क्या प्रॉब्लम है? देखो एंगल का वर्टेक्स है यहाँ और प्रोट्रैक्टर का वर्टेक्स है यहाँ. प्रॉब्लम है कि वर्टेक्स से वर्टेक्स मैच नहीं हुआ है. 0 डिग्री लाइन इज राइट, दिस इज राइट, लेकिन वर्टेक्स पे वर्टेक्स को मैच कराना पड़ेगा ना, तभी हम एंगल ठीक से मेजर कर पाएंगे. तो द राइट वे टू मेजर दिस एंगल, हम प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे कि प्रोटेक्टर का वर्टेक्स एंगल के वर्टेक्स पर आया, साइड 0 पर हमारा एंगल का साइड आ गया, एंड नाउ वी कैन मेजर दिस एंगल. अब आप इसको मेजर करके लिख सकते हो कि एंगल कितना होगा. हमें एंगल ये साइड मेजर करनी है, तो हम जिस साइड को मेजर करते हैं उस साइड 0 से स्टार्ट करते हैं. तो हमें 0 से स्टार्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले तो प्रोटेक्टर ठीक से रखेंगे और फिर 0 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट पर आते हैं. अब यहाँ पर उसने मेजर किया है एंगल y 120. तो हम ये मानेंगे कि उसको ये वाला एंगल मेजर करना है. अब देखो वर्टेक्स प्रोटेक्टर का एंगल के वर्टेक्स से बहुत दूर है, विच इज वन मिस्टेक. दूसरी मिस्टेक क्या है
कि कोई भी लाइन टच नहीं हो रही है, किसी भी साइड को फॉलो नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर प्रोटेक्टर को इस तरह से रखेंगे। प्रोटेक्टर की साइड ये 0 डिग्री पर आ गई और वर्टेक्स पर वर्टेक्स आ गया। अब हम इस एंगल को मेजर करेंगे कौन से स्केल से? 0 के स्केल से। अब देखो दो स्केल है, 180 और 0, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जिस साइड से साइड मैच करते हैं वहां पर 0 से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30 इस तरह से आप जाओगे और ये यहाँ पर 149 तक, ये 148 तक आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट 148 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो वर्टेक्स पे वर्टेक्स रखा है विच इज राइट, और साइड 0 को फॉलो कर रही है विच इज ऑल्सो राइट। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हम ये मानते हैं कि उसको ये एंगल मेजर करना है, तो उसने 0 से रीडिंग स्टार्ट की है कि 180 से, ये हमको देखना पड़ेगा। उसने, आप देखो ये 0 वाला स्केल होगा और ये 180 वाला स्केल होगा, तो 180 से ईच लाइन इज 10 डिग्री, तो आप 10 10 10 मेजर करते आओगे, तो 170, 60, 150, 140, 130, 120, 100, इस तरह से ये 90 हो गया और ये हो गया 80, और इधर ये उसने यहाँ पर ये वाला स्केल फॉलो करते हुए वो आया है और यहाँ पर उसने ये जो भी मेजरमेंट उसे लगा उसने वो लिख दिया है विच इज रॉन्ग। तो हमें स्केल को, हमें प्रोटेक्टर को रखना है ठीक तरह से उसने रखा है, लेकिन हमें स्केल कौन सा फॉलो करना है? हमें 0 डिग्री स्केल फॉलो करना है, ना कि 180 डिग्री स्केल फॉलो करना है। तो हम 0 से स्केल फॉलो करेंगे, 0 से स्केल में यहाँ पर है, दिस इज हियर, इस तरह से आप आओगे। तो अब जब आप 0 स्केल फॉलो करते हो तो ये 100 से आगे है, 100 और 110 के बीच में है, तो इट इज 105 डिग्री, नॉट 85 डिग्री। तो ये मिस्टेक्स हैं जो उसने इस एंगल को मेजर करने में किए हैं। आप ये मिस्टेक्स मत करना। सबसे पहले हमें वर्टेक्स मैच कराना है, तो दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है कि वर्टेक्स मैच होना चाहिए और दूसरा है कि एक साइड 0 एंगल वाला मैच होना चाहिए, तो आपका एंगल ठीक मेजर होगा। नेक्स्ट है फिगर इट आउट, वेयर आर द एंगल्स। हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं फिगर इट आउट सेक्शन में। एंगल्स इन अ क्लॉक, क्लॉक में जो एंगल बनते हैं वो हमें देखने हैं। द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स, क्लॉक के हैंड्स अलग अलग एंगल बनाते हैं एट डिफरेंट टाइम्स। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। वाई? क्लॉक में 1 o'clock पर 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये क्यों बन रहा है? दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। एक सर्कुलर क्लॉक है, सपोज ये लाइन हम फॉलो करते हैं, दिस वन। अब जब आप इस लाइन से इधर इस तरह से फॉलो करते हुए आते हो तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो सर्कल कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। तो एक सर्कल 360 डिग्री का मेजरमेंट है। अब इस क्लॉक को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप देखते हो 12 नंबर्स हैं, तो अगर हम इस सर्कल को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 360 divided by 12 which will be 30 degree. That means every hour 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि क्लॉक 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसीलिए एट 1 o'clock, जबकि ये नीडल शुरू में 12 पर रही होगी और यहाँ से घूमते घूमते ये यहाँ पर आई है, तो उसने 1/12 पार्ट कवर कर लिया है विच इज 360 डिवाइडेड बाई 12। तो इसीलिए ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का मेजरमेंट है। तो आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज 360 डिग्री is divided in 12 equal parts, and at 1 o'clock one hand of clock is at 12 and other one is at 1, so the angle between the hand is 30 degree. Next B part है, what will be the angle at 2 o'clock and what will be the angle at 4 o'clock and 6 o'clock. तो 2 o'clock पर क्या एंगल होगा पहले ये देखते हैं। तो 2 o'clock, अब देखो 1 o'clock पर कितना था? 30 डिग्री। तो तब कितने पार्ट्स डिवाइड हो रहे थे? 360 डिवाइडेड बाई 12। अब ये 2 o'clock पर आ गया है, तो दैट मीन्स इसका डबल मूवमेंट हो गया है। पहले यहाँ तक था 1 आवर में, तो 2 आवर्स में
डबल मूवमेंट हो गया, तो अगर ये 30 डिग्री यहाँ पर था तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। तो इसीलिए एट 2 o'clock एंगल विल बी 60 डिग्री। 4 o'clock पर क्या होगा, तो ये 4 o'clock का है। अब देखो अगेन हमें पता है कि ईच आर 30 डिग्री एंगल होता है, तो 30 यहाँ पर बना, देन 2 o'clock पर फिर से 30 बन गया, 3 o'clock पर फिर से 30 डिग्री और 4 o'clock पर फिर से 30 डिग्री। तो एवरी आवर 30 डिग्री बन रहा है और 4 आवर्स हो गए हैं, तो 30 टाइम्स 4, तो 4 आवर्स में कितना एंगल बन जाएगा, 120 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये टोटल जो नीडल 12 o'clock पर है वो और जो 4 o'clock पर है वो एंगल होगा। तो दिस विल बी दिस वन एंगल, मैंने ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है, नाउ यू कैन सी दिस इज 120 डिग्री एंगल। अब है 6 o'clock क्या टाइम होगा, अब देखो 6 o'clock पर क्या होता है, 6 o'clock पर एक नीडल होता है 12 पर और एक दूसरा होता है आर वाला नीडल होता है 6 पर। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये एक वर्टिकल लाइन है लेकिन है ये स्ट्रेट लाइन, और अगर ये सर्कुलर पोर्शन हम देखें तो ये कितना सर्कल कवर कर रही है, ये हाफ सर्कल कवर कर रही है। अब सेमी सर्कल पर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री। एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। अब बाकी एंगल्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, बाकी क्या क्या एंगल बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 9 o'clock पर क्या एंगल बनेगा, 7 o'clock पर क्या एंगल बनेगा और 11 o'clock पर क्या एंगल बनेगा, ये तीन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 9 o'clock पर 12 पर होगा एक नीडल और दूसरा आर वाला 9 पर होगा और ये इधर से इस तरह से घूमकर आया है। तो टोटल आर्स कितने हो गए हैं, 9 आर्स, और ईच आर में कितना एंगल बनता है, वी हैव ऑलरेडी सीन 30 डिग्री। तो जब 1 आर में 30 डिग्री एंगल बना तो 9 आर्स में कितना बन गया, 30 टाइम्स 9, तो ये हो गया 270 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि एट 9 o'clock इट विल बी 270 डिग्री। या फिर आप एक और तरीका है इसे करने का, ये 9 o'clock पर ये टाइम होगा। अब देखो इस लाइन को यहां तक हम एक्सटेंड कर दें अगर स्ट्रेट लाइन में, तो 180 डिग्री एंगल तो ये हो गया विच इज स्ट्रेट लाइन, और फिर ईच आर यानी कि इसके आगे यहां तक जब आता है तो ये 30 डिग्री, यहां तक जब आता है तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो 30 30 एंड 30, तो ये 90 डिग्री का हो गया। तो 180 प्लस 90 कितना होता है, 270 डिग्री। तो आप किसी भी तरह से एंगल को कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, इट विल बी 270 डिग्री। 12 एक नीडल 12 पर रहेगा और दूसरा रहेगा 7 पर। तो अगेन या तो आप इस मेथड से निकाल लो कि एवरी आवर 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 7 o'clock पर 7 आवर्स हो गए हैं, तो 7 आवर के लिए हम क्या करेंगे, 30 टाइम्स 7, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। या फिर आप इस तरह से जब 7 o'clock होता है तो आप एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर 6 o'clock तक बना सकते हो विच इज 180 डिग्री, और उसके बाद 30 डिग्री एक्स्ट्रा क्योंकि एक और आर हो गया है, तो 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210। टू एट 7 o'clock क्या एंगल होगा, 210 डिग्री। तो 11 o'clock पर ये इधर 12 पर एक नीडल होगा और जो आर वाला नीडल है वो होगा 11 पर, तो दैट मीन्स 11 आवर्स हैव पास। तो ईच आर 30 डिग्री, तो 11 आवर्स में कितना हो गया, 30 टाइम्स 11, तो इट इज 330 डिग्री। अब देखो 11 o'clock पर जब नीडल होती है तो वो ऑलमोस्ट सर्कल पूरा ही होने वाला है, तो अगर सर्कल पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन अभी इतना बचा हुआ है, ये तो कवर हो गया लेकिन इसमें 1 आवर बचा हुआ है, तो 30 डिग्री बचा हुआ है, तो 30 इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो उस केस में भी आंसर कितना आएगा, वो भी 330 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी आर पर कितना एंगल बनेगा ये आप बिना मेजर किए ही कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ अ डोर।
इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन? क्या आप ये बता सकते हो कि किस एंगल पर डोर ओपन हुआ है बाय यूजिंग एन एंगल? व्हाट विल बी द वर्टेक्स? उसकी वर्टेक्स क्या होगी एंगल की? एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल? जिस एंगल पर डोर ओपन होगा उसके आर्म्स क्या होंगे? तो देखो हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि डोर इस तरह से ओपन होता है। डोर जब बंद होता है तो वो वॉल के साइड में बिल्कुल इस तरह से बंद होता है, तो उस टाइम पर ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है। लेकिन जब डोर ओपन होता है तो वो जहाँ वॉल से अटैच है उसके चारों तरफ ही इस तरह से घूमता है। तो वर्टेक्स क्या हो गया? वर्टेक्स फिक्स पॉइंट होता है, तो यहाँ पर डोर का वर्टेक्स हो जाएगा जहाँ पर डोर वॉल से अटैच है। और डोर जिस डायरेक्शन में खुल रहा है उस डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो साइड्स क्या होंगे? एक साइड होगी, हम इमेजिन करेंगे व्हेन डोर इज क्लोज्ड, वो साइड 1 हो गई या आर्म 1 हो गई। और दूसरी साइड कहाँ होगी? दूसरी आर्म होगी खुद डोर, ये आर्म 2 हो जाएगा। तो आर्म 1 इज ऑलवेज फिक्स्ड क्योंकि वो वॉल से अटैच है और ये इमेजिनरी है, हम इसको मान रहे हैं कि यहाँ पर ये लाइन है। और इसी के इस तरह से एंगुलर डिस्टेंस को डोर कवर करता है ओपन और क्लोज करने के लिए। तो वर्टेक्स इधर फिक्स हो गया हिंज पर, और आर्म्स हो गए, एक साइड हो गई इमेजिनरी लाइन विच इज वॉल और दूसरी हो गई खुद डोर। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस इट इज पॉसिबल। हाँ, हम ये मेजर कर सकते हैं। वी कैन इमेजिन अ लाइन, हम एक लाइन इमेजिन कर लेते हैं एज बेस लाइन, जो कि बेस लाइन होगी। कौन सी लाइन इमेजिन करते हैं? जब डोर क्लोज होगा। जब डोर क्लोज होगा तो वो वॉल के साइड में इस तरह से आएगा, तो ये एक इमेजिनरी लाइन हम मानेंगे जो आर्म 1 होगी। द हिंज, हिंज जहां पर डोर को फिक्स किया गया है, हिंज कैन बी द वर्टेक्स, हिंज हो गया उसका वर्टेक्स और डोर हो गया दूसरी साइड या दूसरी आर्म। वेयर एज द इमेजिनरी लाइन कैन बी अदर साइड टू द एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग, विद्या स्विंग कर रही है, एंजॉय कर रही है। शी नोटिसेज दैट ग्रेटर द एंगल, जितना ग्रेटर एंगल बनता है, विद्या ने नोटिस किया जितने बड़े एंगल से वो स्विंगिंग स्टार्ट करती है, द ग्रेटर इज स्पीड, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होती है जब वो स्विंग करती है। दैट मीन्स जितना बड़ा एंगल वो बनाएगी स्टार्टिंग करने के लिए, स्विंग करने के लिए, उतनी ही तेजी से वो स्विंग कर पाएगी, उतनी ही तेजी से वो झूल पाएगी। तो एंगल है कहाँ? अब यहाँ इस इमेज में तो हमें कहीं एंगल नहीं दिख रहा है, तो एंगल कहाँ पर है? तो अगेन यहाँ पर हम एक इमेजिनेशन यूज करेंगे। क्या इमेजिनेशन? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वॉल, जब डोर क्लोज होता है तो हम उस लाइन को एक बेस लाइन मानते हैं, उसे इमेजिनरी लाइन साइड 1 मान लेते हैं। अब इस केस में क्या होगा? जब विद्या स्विंग पर नहीं होगी तो उस टाइम पर स्विंग इस सिचुएशन में होगा, तो ये जो लाइन होगी ये होगी आर्म 1। और क्योंकि स्विंग यहाँ पर इस तरह से अपनी पोजीशन चेंज करेगा, स्विंग पहले यहाँ माना जाएगा और फिर स्विंग पीछे जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो एंगल कहाँ बन रहा है? स्विंग की अब की पोजीशन पर। जैसे कि अब विद्या यहाँ पर है तो ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हमने मानी है जब स्विंग नहीं यूज हो रहा था, और अब जब विद्या स्विंग पर बैठी है और वो उसे पीछे की तरफ पुश करती है तो ये यहाँ पर एंगल बन रहा है। तो एंगल हमें मिल गया कि एंगल कहाँ है। दूसरा है कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। इज इट ट्रू? तो जब आप स्विंग करते हो तो आप बिल्कुल पीछे की तरफ आप दूर तक जाओगे और तब आप रिलीज करते हो, तो उस टाइम पर आपकी स्पीड ज़्यादा होती है और आप दूसरी साइड दूर तक जाते हो। तो जितना पीछे तक आप जाते हो, अगर विद्या इधर पीछे तक आती है तो एंगल पहले से बड़ा बन गया, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। तो विद्या ने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया है। आंसर क्या होगा? वी कैन इमेजिन अ लाइन एज बेस लाइन, हम बेस लाइन मान लेते हैं या साइड 1 मान लेते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो यहाँ यूज कर सकते हो। व्हेन द स्विंग इज आइडल, आइडल मीन्स जब स्विंग यूज नहीं हो रहा है, उस टाइम पर स्विंग जिस पोजीशन में है वो लाइन हमने साइड 1 मान ली है। व्हेन द स्विंग मूव्स, जब स्विंग मूव होता है, जब विद्या उसको झुलाना शुरू करती है,
तब एंगल इज फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स, तब एंगल बनता है वर्टेक्स पर। वर्टेक्स कहाँ है? वर्टेक्स होता है फिक्स्ड पॉइंट, तो ये है फिक्स्ड पॉइंट जो कि ट्री पर वो टाई किया हुआ है रोप को, सो दिस इज वर्टेक्स। एज द स्विंग मूव्स फार फ्रॉम इमेजिनरी लाइन, जैसे ही स्विंग इस इमेजिनरी लाइन से जितना दूर जाएगा उतना बड़ा एंगल ये बनाएगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो ये आपका आंसर यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब्स। एक टॉय है जिसमें स्लैंटिंग स्लैब्स हैं। स्लैंटिंग क्या होता है? स्लैंटिंग होता है वो लाइन जो ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। ये लाइन स्लैंटिंग है, ये भी लाइन स्लैंटिंग है। ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी और ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जो लाइन इस तरह से नहीं है वो सब स्लैंटिंग लाइन होते हैं। तो ये स्लैंटिंग लाइन का स्लैब बना हुआ है। ग्रेटर द एंगल, जितना बड़ा एंगल होगा या जितना बड़ा स्लोप होगा, फास्टर द बॉल्स रोल, उतनी ही तेजी से बॉल उस टॉय में रोल होंगी। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स, क्या हम एंगल यूज कर सकते हैं कि किस एंगल पर स्लोप बना हुआ है? तो हम बिल्कुल यहाँ पर एंगल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये एक स्लैंटिंग लाइन हो गई है यहाँ पर। तो ये स्लैंटिंग लाइन इस पोजीशन में है तो बॉल जिस भी स्पीड से रोल हो रही है, लेकिन अगर ये स्लैंटिंग पोजीशन इस तरह से होती तो बॉल स्लो रोल होती, और अगर ये इस तरह से होती तो बॉल और ज़्यादा तेज़ी से रोल होती। तो ये स्लैब है, हमें स्लैब यहाँ पर पता चल गया है। एंगल की साइड, अब क्योंकि ये एंगल की एक साइड हो जाएगी तो दूसरी साइड कहाँ पर है? दूसरी साइड यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होगी जहाँ पर हम मानेंगे कि ये एंगल किस लाइन के कंपैरिजन में छोटा होता है या बड़ा होता है, तो वो एक इमेजिनरी लाइन होगी। और देखो लास्ट में है विच लाइन इज विजिबल, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज नॉट, कौन सी आर्म यहाँ पर दिख रही है और कौन सी नहीं दिख रही है। तो ये तो श्योर है कि एक जो स्लैंटिंग स्लैब है वो विजिबल है, दूसरी हमें इमेजिन करनी है। तो देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि टॉय बना हुआ है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर ये स्लैब्स बने हुए हैं स्लैंटिंग लाइन से, तो ये एक एंगल हो गया। अब दूसरा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये एक स्लैब हो गया। ये जो रेड लाइंस हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई हैं इस एंगल की, और जो ब्लू लाइंस हैं वो स्लैंटिंग स्लैब को दिखाती हैं। तो आप देख रहे हो कि ये जो हमने सेकंड वाला चूज किया है इसमें एल शेप बन रहा है, तो एकदम से आप बॉल छोड़ोगे तो वो तुरंत नीचे गिर जाएगी। तो यानी कि बॉल की स्पीड बाकी सारे स्लैब से यहाँ पर ज़्यादा होगी। जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज़्यादा बॉल की स्पीड होगी। नेक्स्ट आप देखो, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे और ये हो जाएगी स्लैंटिंग लाइन जो कि हमें यहाँ पर दिख रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट के लिए ये हो जाएगा और नेक्स्ट के लिए ये हो जाएगा। क्वेश्चन है कि क्या हम एंगल्स को यूज कर सकते हैं स्लोप को डिस्क्राइब करने के लिए? तो यस। सेकंड है व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की आर्म क्या हो गई? तो हर एंगल के लिए एक इमेजिनरी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है वो एक आर्म हो गई, और दूसरी लाइन वो स्लैंटिंग लाइन होगी जो कि स्लोप बना हुआ है। एंड विच आर्म इज विजिबल विच इज नॉट, तो जो इमेजिनरी लाइन हमने मानी है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन मानी है वो नहीं दिख रही है, दैट इज नॉट विजिबल, एंड स्लोप इज विजिबल, स्लैंटिंग लाइन इज विजिबल। तो आंसर आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। यस, एंगल कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप। अभी हमने देख लिया कि कैसे हम एंगल को यूज कर रहे हैं, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी। ग्रेटर द एंगल मोर द स्पीड। लाइंस कौन से दिख रहे हैं? तो वन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इमेजिनरी आप सोच रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंगल की, और एक स्लैंटिंग लाइन है जो स्लैंटिंग स्लैब से बन रही है। और इन पिक्चर विच लाइन वी कैन सी? इन पिक्चर वी कैन ओनली सी द स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्जर्व द इमेज बिलो। ये आप इमेज देख रहे हो, ये एक स्नेल है और यहाँ पर ये एक लेडी बग है। कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या हम एंगल यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि ये इंसेक्ट कितना रोटेट हुआ है, किस तरह से, हाउ, एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। एंगल के आर्म्स क्या होंगे और एंगल का वर्टेक्स क्या होगा।
यहाँ आप इमेज के इस पार्ट में देख रहे हो कि स्नेल इस तरह से वर्टिकल है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है इसके बेस से अटैच करते हुए, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गई है। अब यहाँ से ये स्नेल इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया है, तो अब जो लाइन हमने इसके बॉडी से अलाइन करके की है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पर तो ये एल शेप बन गई है। एल शेप कितना सर्कल कवर करती है? 1/4 सर्कल कवर करती है। एल शेप से एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो दैट मीन्स ये स्नेल 90 डिग्री का एंगल कवर करके हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया है। तो क्या हम एंगल यूज कर सकते हैं इसके रोटेशन को डिफाइन करने के लिए? तो अभी आपने देख लिया, हमने बता दिया कि 90 डिग्री पर ये रोटेशन हुआ है, तो यस वी कैन यूज एंगल टू डिफाइन द रोटेशन। इसका वर्टेक्स क्या होगा? ये कॉर्नर है तो ये वर्टेक्स हो गया, इसे हम एक्स पॉइंट दे देते हैं। एंगल कौन सा होगा? तो ये जो वर्टिकल लाइन थी जिस पोजीशन में पहले था स्नेल उसे हम y पॉइंट दे देते हैं, और जिस पोजीशन में अब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इस लाइन पर हम z पॉइंट दे देते हैं। तो जब हम स्नेल को डिफाइन कर रहे हैं कि स्नेल ने कौन सा एंगल बनाया है, तो स्नेल ने बनाया है एंगल y, x एंड z, जिसमें x वर्टेक्स है और वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री या एल शेप। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपसे मेजरमेंट नहीं पूछा गया है, आपसे बस पूछा गया है कि क्या आप डिफाइन कर सकते हो एंगल से रोटेशन, तो यस। अब लेडी बग का केस है, तो लेडी बग में देखो ये पहले हॉरिजॉन्टल है और फिर ये वर्टिकल हो जाती है, तो इसने इस तरह से मूवमेंट किया है, ये इसका रोटेशन पाथ है। तो इसने भी एल शेप ही यूज किया है। एल शेप यानी कि 1/4 सर्कल या 90 डिग्री। तो लेडी बग के केस में भी आप लिख सकते हो कि वर्टेक्स कहाँ पर है, इसको एक पॉइंट दे देते हैं ए, वर्टेक्स ए हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस पर हम पॉइंट दे देते हैं बी और सी, हमने पॉइंट दे दिए हैं। तो लेडी बग का एंगल बन गया है BAC और एंगल कितना है? 90 डिग्री। आप देख चुके हो कि दोनों ही केसेस में हम एंगल्स यूज कर सकते हैं और हम वर्टेक्स और आर्म भी डिफाइन कर सकते हैं।